देखिए, आज हम लोग 64 नवमांस पे बात करेंगे। इसके संबंध में कुछ चीजें मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूँ। 64 नवमांस जो प्रयोग किया जाता है वो जीवन में आने वाली जो दुखद या पीड़ादायी घटनाएं होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी जो चर्चा है हमारे ऋषियों के द्वारा बहुत संक्षिप्त की गई है। आयु के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जीवन में बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या, इन सभी के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली चीज कि ये प्रयोग करने के जो नियम है वो इसी को अकेले यूज करके आप मत परेशान होइएगा ना डरिएगा, क्योंकि आपने अपनी कुंडली तुरंत खोलेंगे और तुरंत आप उसमें 64 नौमांस में जाएंगे और जाने के बाद आपको दिखा तो आप बस आपके दिमाग में बात शुरू कि अब प्रॉब्लम आने लगेगी। ऐसा नहीं करना है। आपको धैर्य रखना है, क्योंकि एक इवेंट निकालने के लिए कम से कम 2 से 3 चीजें मिलनी चाहिए, तब जाके वो इवेंट घटता है। पहली चीज, लेकिन उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भी सही है। उसका कारण क्या है? 64वां नवमांस जो जन्म लिया है, 64 नवमांस, ऐसे तो 64 नवमांस सुनने में नहीं लगता है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो कुंडली का 8th हाउस होता है, जहां से हम आयु देखते हैं, उसी का एकदम सूक्ष्म रूप है। एकदम जहां से 8th हाउस का आपको वो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो इसका सूक्ष्म रूप है, जिससे आप इसको आसानी से जान सकते हैं। 64वां नवमांस जिसकी चर्चा हमने अभी की, 64वां नवमास मतलब मृत्यु का कष्ट, आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं वो इससे देखी जाती हैं। आपदा, दुख, पीड़ा, कष्ट, इस तरह की जितनी निगेटिव घटनाएं होती हैं सब देखी जाती हैं किससे? 64वें नवमास। अगर इसके प्रयोग की विविधता की बात की जाए तो जीवन में जितनी निगेटिव घटनाएं होती हैं 64वें नवमास के प्रयोग से आसानी से जाना जा सकता है। मूल रूप से अगर इस पे आप डिपेंड नहीं है पूरा, ये बात सही है, लेकिन इसके बिना भी आप निगेटिव घटनाओं को निकाल नहीं सकते। ये भी सही है। अब हम बात करते हैं कि इस चीज को सबसे ज्यादा प्रयोग आधुनिक युग में किसने किया। ये ये किताब आप सामने देख रहे होंगे, नीचे लिखा होगा CS पटेल साहब का नाम है, चंदूलाल पटेल जी। ये किताब नौमांस की अपने आप में एक मील का पत्थर की मतलब बुक है। ये एक स्पेशल बुक है। इस किताब को CS पटेल साहब ने बड़ी मेहनत से लिखा है। और आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि हम अपने जो अपने इस पूरी व्यवस्था का मैनेजमेंट देखते हैं, शंकर परमेश्वरम सर, वो CS पटेल के साथ बैठकर ज्योतिष सीखे हैं। और उनकी ढेर सारी ऐसी उनके हाथ से लिखी हुई नोट्स है जो सर के पास ऑलरेडी रखी हुई है और काफी लंबे समय तक सर के साथ रहे। इसमें आप लोग एक चक्र देख रहे होंगे। ये चक्र आपको लग रहा होगा ये चक्र क्या है। ये CS पटेल साहब के पास एक ऐसा चक्र था जिसका प्रयोग CS पटेल साहब नौमांस निकालने में बड़े इजी प्रोसेसिंग का कारण है। पहले कंप्यूटर नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, लोगों को नौमांस निकालने में हाथ का प्रयोग करना पड़ता। तो ये जो सामने आपके चक्र है, ये नौमांस निकालने का बेहद सरल एक इंस्ट्रूमेंट इसको कह सकते हैं। नॉर्मली उसको लेकर वो रखे रहते थे और इसको घुमा कर देखते थे। थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, अश्विनी नक्षत्र लिखा है और ये इसके चारों चरण लिखे हैं। फिर ये भरणी, कृतिका, इस तरह से इसके सारे नक्षत्र लिखे हुए हैं। फिर ये बीच में आप देख रहे होंगे राशियां लिखी हुई हैं और ये नवमांस का क्रम लिखा हुआ है, कौन किस नवमांस में आएगा।
इसी से सी एस पटेल साहब किसी चीज की डिग्री देखते थे और फटाफट वो नौमांस निकाल के, कारण क्या होता था, पहले कोई आपको कुंडली दिखाने आता था तो कुंडली ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती थी, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता था तो कुंडली हाथ से बनानी पड़ती थी, और उस बनाने के क्रम में बड़ा समय लगता था। लेकिन सी एस पटेल साहब ने इस विधि से फटाफट निकालने की व्यवस्था बनाई थी। लेकिन आज आपके पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप एस्ट्रो सेज से और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको नौमांस तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम थोड़ी सी नौमांस की बात करते हैं। नौमांस है क्या एग्जैक्टली exactly? लग्न चार्ट और नौमांस, साउथ में नौमांस को इतना महत्व दिया जाता है कि जैसे पूरब में, ईस्ट साइड में नौ लग्न चक्र और चंद्र चक्र को साथ लिखा जाता है, ऐसे साउथ में लग्न चक्र और नौमांस चक्र को एक साथ लिखा जाता है। और कहा जाता है कि बिना D9 के आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। D9 वास्तव में है क्या, की चर्चा थोड़ी सी मैं कर देता हूँ। जैसे D1 है, D1 को हम लग्न चार्ट बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग सारी चीजें देखते हैं। लेकिन जब D1 को हम सूक्ष्म रूप में ले जाते हैं, एकदम उसके बारीक पिन पॉइंट पे ले जाते हैं, उसी को नौमांस कहते हैं। कारण क्या है, आप देख रहे होंगे स्लाइड में, एक राशि में 30 डिग्री होती है और एक राशि के 9 भाग किए जाते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट करके 9 भाग किए जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि आपने जैसे कुंडली खोली किसी की और आपने सोचा कि ये मेष लग्न का आदमी है, तो आप सारा प्रिडिक्शन उसका मेष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसमें 9 और पार्ट्स छिपे हुए हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तभी कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के मेष लग्न को और दूसरे के मेष लग्न के बीच में बहुत भेद पाते हैं। लेकिन वास्तव में D1 अगर D9 के कंपेयर में नहीं जाया जाएगा तो ये D9 के बिना अधूरा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि 12 राशियां हैं और 12 राशि को अगर 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। इसका मतलब 108 नौमांस है। और अब हम अपने मूल विषय पे चलते हैं कि 64वां नौमांस क्या है, मतलब आखिर क्यों 64वें नौमांस की इतनी चर्चा की जाती है। एग्जैक्टली exactly, नौ नौ नौमांस एक एक हाउस में आते हैं। जैसे पहला हाउस है, पहले हाउस में 9, दूसरे में 9, तो कितना हो गया 18, तीसरे में 27। इसी तरह से आप 9 9 हर हाउस में कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही 8 हाउस में पहुंचेगा वो 64 आ जाएगा। 7th हाउस तक 63 रहता है, जैसे 8 हाउस में पहुंचेगा वो 64 नौमांस हो जाएगा। इस कारण से 64 नौमांस सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। 64 नौमांस की महत्ता गहरे अर्थों में बहुत होती है, इन्हीं अर्थों में। और दुख और पीड़ा के लिए इस नौमांस को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मैं इस चीज को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। 64 नौमांस इजी वे में, 64 नौमांस जो है वो पहले नौमांस को, फिर दूसरे नौमांस को, तीसरे नौमांस को आप कैलकुलेट करिए, 9 + 9 + 9, तो आप देखेंगे 8 पे जब पहुंचेंगे तो जैसे ही 7 खत्म होगा पहला नौमांस जाएगा 64 नौमांस। एक बार आप लोग कैलकुलेट करिए। ठीक, आपने कैलकुलेट किया, आपको आसानी से मिला होगा। इसी 64वें नौमांस के कारण
इसको विशेष तौर से महत्व दिया गया है। किसके संबंध में दिया गया है? दुख और पीड़ा के संबंध में। लेकिन इसका प्रयोग आप लोग अपनी कुंडलियों पे ऐसे मत करिएगा कि आपको भय पैदा हो, तुरंत आप अपने बच्चों की, अपनी कुंडलियों पे, क्योंकि इसको हमारे ऋषियों ने इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि जैसे लोगों को पता चलेगा, वो तुरंत इसका प्रयोग अपने जीवन पर खास तौर से करने लगेंगे। मेरी वॉइस तो क्लियर जा रही ना? मैं 1 मिनट माइक यूज करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। नहीं, ठीक आ रही है गुरु जी। मुझे लगा वॉइस में थोड़ी सी 64वां नवमांस क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 64वें नवमांस को एक रूप में और देखते हैं। अब आप लोगों के मन में होगा कि 64वां नवमांस हमको निकालना कैसे? बड़ा टफ लग रहा होगा। 64वां नवमांस निकालने के लिए लास्ट में हम आपको बताएंगे, एकदम इजी है, कुछ उसमें करना ही नहीं है। आप तुरंत 64वां नवमांस करेंगे और आसानी से हो जाएगा। और देखने की विधि भी एकदम सरल है। बस आपको इसको थोड़ा सा इसलिए हम बता रहे हैं कि आप किसी के सामने जाएं तो इसके मूल कारणों को समझ पाए। 64वां नवमांस नवमांस के 4th हाउस को ही कहा जाता है, और इसका प्रयोग 3 डायमेंशन में करना। कैसे कैसे करना है? सबसे पहले आपने जीवन में सारी निगेटिव घटनाओं को अगर देखना हो तो आप लग्न के अनुसार देख लीजिए, महादशा के अनुसार देख लीजिए, और गोचर के अनुसार। इन तीनों दशाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप D1 देखेंगे और D9 देखेंगे। आपके D9 में जो 4th हाउस में प्लैनेट होंगे, जैसे यहाँ पे ये कुंडली है, आपके पास ये D1 है और ये देखिए D9 है। ठीक। D9 के 4th हाउस में 3 प्लैनेट हैं, 3 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, शुक्र, चंद्रमा और राहु। ये तीनों ग्रह जातक के लिए पीड़ादायी। विद्वानों का मानना है केवल इसको D1 से ही नहीं, सॉरी, लग्न चार्ट के अलावा, असेंडेंट के अलावा मून साइन से भी देखना चाहिए। ज्यादातर विद्वानों ने मून साइन। एक बात और मैं सब बता देना चाहता हूं कि इसमें लग्न का प्रयोग उतना नहीं करना है। सारी घटना किस पे देखनी है? D9 पे देखनी है। आपके सामने ये देखिए, लग्न चार्ट है और ये D9 चार्ट, और यहां पर जो चार्ट बना है ये भी किसका है? ध्यान से देखिए। ये इन्होंने, अच्छा सॉरी, मून साइन क्या दे दिया है, लेकिन यहां पर आपको नवमांस को ही यूज करना है। आइए, यहां तक क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत? एक बार अपने आप को म्यूट कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। गुरु जी, एक बार रिपीट करिए लास्ट वाला। अच्छा, आपको D1 देखना है और D9 देखना है। D9 के 4th हाउस में जो ग्रह बैठेगा, और या D9 के 4th हाउस का जो स्वामी है, वही आपका 64वां नवमांस है, और कुछ नहीं करना। जो D9 के 4th हाउस का स्वामी है, जैसे यहाँ पे 4th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? यहाँ पर मकर राशि है, 4th हाउस का स्वामी हुआ सैटर्न, और इसमें शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, राहु बैठे हैं। ये D9 के 4th हाउस में बैठने के नाते ये 64वें नवमांस में गए। आपके सामने जो कुंडली है, अभी मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये एग्जैक्टली कल रात में जब मैं प्लानिंग कर रहा था अगले दिन की क्लास के लिए, ये कुंडली मेरे पास आई। आप देख रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 2020 की है, एकदम छोटी बच्ची है ये। और आज से 2-3 महीने पहले हम इनके घर वास्तु करने गए। वास्तु इनका बहुत खराब था, हमने कहा कि घर में पीड़ा होगी।
लेकिन कल ये जब बच्ची मेरे पास आई, मतलब बच्ची आई, उसके माता पिता आए, इसको ब्लड कैंसर है। और जब ये पीड़ा हमने देखी तो हमने सुबह क्लास लेनी थी 64वें नवमांस की, तो स्पेसिफिक हमने ज्यादा समय 64वें नवमांस पे दिया। और अभी आपको हम लगा के दिखाएंगे कि स्पेशली इस कुंडली में 64वां नवमांस पूरा इस तरह से लग रहा है। ये D1 की बात हुई। गोचर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। गोचर में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपके D1 में 8 हाउस में कोई प्लैनेट जाएगा, तो जब कोई भी प्लैनेट किसी एक राशि में जाता है, तो उसी राशि में अलग अलग नवमांस में वो घूमता रहता है। अलग अलग नवमांस में वो घूमता रहता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग लिख लीजिए। जैसे मंगल यहाँ वृश्चिक राशि में है, मान लीजिए गोचर में, ये नवमांस में जैसे जैसे डिग्री बढ़ता जाएगा अपने हाउस बदलता जाएगा, तो आपको दिखेगा गोचर में वो 8 हाउस में। जब वो घूमते घूमते पहुंच जाएगा नवमांस के 4th हाउस में, वो समय जो होता है गोचर की दृष्टि से सबसे खतरनाक होता है। जैसे इस समय शनि कहाँ पे है, कुंभ राशि में। अब ये गोचर करते करते जब आपके, अगर किसी के 8 हाउस में होंगे और वो पहुंच जाएंगे 64वें नवमांस में, तब वो टाइम ज्यादा पीड़ादायी होगा। हमने शनि को क्यों एग्जाम्पल लिया? वास्तव में जो मंद ग्रह है, जैसे शनि, राहु और केतु, इनका ही प्रयोग ज्यादातर 64वें नवमांस के लिए किया जाता है। क्योंकि चंद्रमा तो हर महीने 64वें नवमांस पर पहुंच जाएंगे, सूर्य भी पहुंच जाएंगे साल भर में, शुक्र भी आपको मिल जाएंगे, मंगल। लेकिन इसका ज्यादा डीप प्रयोग किया जाता है कब? जब ये शनि हो, राहु हो और केतु हो। तो सबसे पहले महादशा में प्रयोग किया जाता है। कैसे? 64वें नवमांस की महा, जैसे इस बच्ची की अगर शनि की महादशा होगी, इसको पीड़ा हो। फिर दूसरा तरीका, 64वें नवमांस में जो ग्रह बैठे होंगे उसकी दशा होगी तो बच्चे को। अब यहां पर वृश्चिक राशि में अगर कोई ग्रह आके बैठेगा, वो जब गोचर करता हुआ पहुंच जाएगा कहां पे, मकर राशि में, तब इसको ज्यादा पीड़ा होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ट्रिकी है आपको गोचर। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं, जैसे किसी के 8 हाउस में शनि राहु केतु जाए, तो आप उसके D9 को चेक करते रहेंगे। D9 में जब वो पहुंच जाएगा 4th हाउस में, तब समझिएगा वास्तव में ये पिन टाइम है कि इसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल आपको D1 और D9 को चेक करते रहना। जैसे किसी के गोचर में इस समय शनि कहाँ पे है, शनि को एग्जाम्पल हम अगर ले लें, कर्क लग्न वालों के लिए शनि कहाँ पे है? कर्क लग्न वालों के लिए शनि इस समय 8 हाउस में है। अब कर्क लग्न वालों का गोचर करते करते शनि जब जाके नवमांस में कहा पहुंच जाएगा, 4th हाउस में पहुंचेगा, वो टाइम उनके लिए काफी पीड़ादायी रहे। इसी तरह से शनि के अलावा राहु और केतु को लेना, हमने और ग्रहों की चर्चा इसलिए नहीं की। बृहस्पति शुभ ग्रह है, उसकी उतनी पीड़ा नहीं रहती है। ज्यादातर ये क्रूर ग्रहों पर ही काम करता है। तो पहला प्रयोग आपने सीखा महादशा से, दूसरा प्रयोग सीखा आपने गोचर से। विद्वानों का मानना है कि इसका प्रयोग लग्न और राशि दोनों से करना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर आपको शारीरिक पीड़ा पकड़नी है, तो आपको चंद्रमा के अलावा लग्न का प्रयोग ज्यादा करना है। एक बार आप लोग सारे अपने आप को अनम्यूट करके, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एक बार, क्योंकि बीच में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आपको थोड़ी पीड़ा होगी। किसी को, हाँ बताए रवि।
वो आपने जो नवमांश का बोला, तो 64वां नवमांश जो है वो 8वें का पहला चरण हो रहा है। हाँ, तो फिर हम उसमें चौथा हाउस क्यों पकड़ रहे हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मैं आप लोगों को घुमा ही देता, ये आपको क्वेश्चन करना ही चाहिए था। आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आते हैं। अगर हम नवमांश को इस तरह से काउंट करना शुरू करें, जैसे पहला नवमांश यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप इसको घुमाते जाएंगे तो 12 यहाँ पूरा होगा। ठीक, फिर दोबारा घुमाएंगे, 24 यहाँ पे होगा। ऐसे आप काउंट करते हुए जब आप पहुंचेंगे तो एग्जैक्टली 64वां यहाँ पे आएगा। एक बार काउंट करिए, एक बार आप लोग काउंट करिए। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं, और 2 मिनट अनम्यूट कर लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं, तो नियम आप लोगों को एक बार समझ में आना चाहिए। 12 का टेबल है ना, तो 12 4 हाँ, 60, इसके लिए फोर्थ एग्जैक्टली पे होगी। एग्जैक्टली। स्मृति मैम, यहाँ पे 12 पूरा होगा, इसको काउंट करेंगे, फिर 12 काउंट करिए, फिर 12 काउंट करिए, तो कितना हो जाएगा? 36। तो आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ते जी, जाइए। 5 बार में 60 में पहुंच जाएंगे, 60 हाँ, पे। 12 पंचे 60, 12 × 5, 60 हो गया। 60 बाद 61, 62, 63, 64। इसीलिए हमारे ऋषियों ने फोर्थ हाउस को 64वां नवमांस माना है। देखिए, आपका प्रश्न अच्छा है, तो मैं एक ट्रिक और शेयर कर, किसी भी, ये तो हमारे ऋषियों ने और CS पटेल साहब ने इसको लग्न से प्रयोग करने के लिए आपको बताया है। मैं यहां पर एक ट्रिक अगर और शेयर करूं, तो एग्जैक्टली किसी भी हाउस से D9 में फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट आता है, तो उस हाउस के कारकत्व को वो थोड़ी पीड़ा आनी। ये समझ में आया रवि जी? ये क्लियर हुआ? जी जी जी। किसी कोई भी भी हाउस प्लेनेट में, होने दो, शुभ होएगा तो भी कार्य को वो हानि हाँ, पहुंचाएगा। जैसे जिसमें भी जाएगा, चाहे जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर किसी, इस समय शनि किसी के भी हाउस में होगा, वो किसी से नवमांश में फोर तो होगा। जी किसी की कुंडली में इस समय नवमांश में कहाँ पे होगा? फोर्थ हाउस में। इस हाउस से वो फोर्थ होगा, उसके नवमांश में वो पीड़ा देगा। यही चीज आपको राहु और केतु के साथ भी देखनी। धनु एग्जैक्टली लग्न में फोर्थ हाउस में राहु आया हुआ है। लग्न, देखिए, एग्जैक्टली इस तरह से इसको समझना है। मैं शेयर एक बार इसको रोकता हूं। जैसे समय कहीं न कहीं से D9 में राहु, केतु और शनि बैठे होंगे, आपको उनसे 10 घर आगे जाना होगा, उसी का वो 64वां नवमांश होगा, और उस घर के कारकत्व में वो पीड़ा प्रदान करेगा। सिंपल। पिता से होगा तो पिता को, माता से होगा तो माता को, पत्नी से होगा पत्नी को, संतान से होगा तो संतान से। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। शुक्र के 64वें नवमांश में कोई जाएगा तो शुक्र के कारकत्व में प्रॉब्लम है। शुक्र के कारकत्व क्या है? पत्नी, पैसा, आपके शरीर की सुंदरता, ये सारी चीजें शुक्र के कारकत्व में क्या होंगी? पीड़ादायी होंगी। मंगल होगा, छोटे भाई बहन। शनि होगा तो आपके रोजगार में पीड़ा देगा। जैसे आपको किसी की नौकरी देखनी है, व्यवसाय देखना है, नौकरी देखनी होगी, तो आपको 6th हाउस से 4th हाउस में अगर नवमांश में कोई क्रूर प्लैनेट गया है, तो वहां पर आपको पीड़ा प्रदान। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ देखनी है? D1 में नहीं देखनी है, D9 में देखनी। नहीं। सिंपली आप देखेंगे D9 में आपको इजी प्रोसेसिंग ये मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है। और जिनको बेसिक की गहरी समझ होगी, सारे कारकत्व जिनके क्लियर होंगे, वो इसको उतनी ही विविधता से लगा पाएंगे। लेकिन खास तौर से मैं कहूंगा कि लगाने से पहले केवल इसी पे मत रहिए कि किसी के माता के 64वें शनि राहु या कोई बैठ गया तो आप सोचे कि अब दिक्कत हो जाएगी।
उसके साथ उस पे शुभ दृष्टियों को भी काउंट कर लीजिएगा। उसके साथ जो नवमांश में वो ग्रह गया है वो उसका मित्र है कि शत्रु है, इन तमाम विषयों को भी लगाइएगा। तो एज इट इज मत लगा दीजिएगा। और एक चीज बता दें, जैसे आयु खंड जो है वो भी मान्य रहता है। किसी की कुंडली में किसकी कितनी आयु है ये ही डिसाइड करेगी कि उसकी आयु अभी कम है। अल्पायु की कुंडली होगी या दीर्घायु, उसी के अकॉर्डिंग ना। जैसे मान लीजिए किसी की आयु कुंडली में बहुत अच्छी है, तो 64वें नवमांश में अगर खराब प्लैनेट पहुंचेंगे तो चोट चपेट या बीमारी से भी बात खत्म हो सकती। इसको इस तरह से नहीं लेना है। अगर उपचार की दृष्टि से कहें, भाई इतनी चर्चा हो रही है तो इसमें रेमेडी आप लोगों को जरूर देने चाहिए। तो रेमेडी में आपको कुछ नहीं करना है। 64वें नवमांश में जो ग्रह गया है उसके मंत्र जाप या कह रही हो? उसके दान आपको करने हैं। विनीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं गुरु जी। ठीक। सिंपल क्या करना है, 64वें नवमांश में जो ग्रह गया है, पूर्व ग्रह गया होगा, जो भी गया होगा उसके कारकत्व के मंत्र, उसका मंत्र जाप या उसका दान। दान के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है D1 चेक कर लेना कि वो किन घरों का स्वामी है, उसके अकॉर्डिंग आपको दान करना। इसको एज इट इज नहीं लगाना है, लेकिन मंत्र जाप जो है आप एज इट इज लगा सकते। और स्टोन तो कतई मत पहनाइएगा। और एक चीज बता दें, 64वां नवमांश 4th हाउस में होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि 4th हाउस घर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया कि इनका वास्तु भी अच्छा नहीं था। और इन लोगों का ये नया मकान है, और जब से इस मकान में ये लोग गए हैं इनके घर में ज्यादा पीड़ा चल रही है। और अभी जल्दी में जो बच्ची बीमार है, इसके ग्रैंडफादर की डेथ सडन हुई, और एकदम फिट आदमी थे, रिटायर्ड फौज के आदमी थे, ज्यादा एज भी नहीं थी। और सडन एक हफ्ते में उनकी तबीयत खराब होती जाते हैं। फिर 2 महीने बीतता है, इस बिटिया की रिपोर्ट आती है इसको ब्लड में दिक्कत है। CS पटेल साहब ने इंदिरा गांधी की कुंडली पर, नाथूराम गोडसे की कुंडली पर डी 64वें नवमांश 64 नवमांश का खूब प्रयोग करके एग्जाम्पल लिया। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा वो एग्जाम्पल प्रासंगिक नहीं रहा। उनके पति के जाने की, उनके खुद की डेथ की, और नाथूराम गोडसे के फांसी पे लटकाए जाने के समय को भी उन्होंने 64वें नवमांश से दिखाया था कि कैसे 64वां नवमांश काम किया, तब उनकी जाकर डेथ हुई। इसी तरह के उस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थोड़ा सा किताब पढ़ने में मेहनत लगती है, लेकिन एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी किताब है। ये मैं शेयर करता हूँ इस एग्जाम्पल को, थोड़ा सा लोगों को एग्जाम्पल दिखाना जरूर। 18 जनवरी 2020, टाइम 12:38 PM, लखनऊ। ये हमारे घर से थोड़ी दूर की कुंडली में। आप लोग देखिए इस समय महादशा किसकी चल रही है? राहु की। केतु समाप्त होते हैं 28 अगस्त 2022 को। उसके बाद राहु में शुरू होते हैं शुक्र। D1 हम चेक करते हैं तो D1 में राहु बैठता है 3rd हाउस में, और क्या है, राहु को ऋषियों ने उच्च का माना है में, मिथुन या वृष में। और यहां पर राहु क्या है? शुक्र यहां पर मार्केश जरूर है। ने कहा यहां पे देखिए शुक्र मार्केश है, लेकिन 11th हाउस में जाकर बैठा है। ज्योतिष का नियम है 11th हाउस में बैठा प्लैनेट नुकसान। और
ऐसा सिंपली बहुत बार देखा जाता है कि मार्केस की दशा चलती है, लेकिन किसी को ब्लड कैंसर या इतनी बड़ी दिक्कत देखने में जल्दी नहीं आती। लेकिन जब D1 मार्केस को सूचना दिया, तो उसको हमको नौमांस में भी जाकर 64वें नौमांस में चेक करना चाहिए। जब हम D1 में कोई निगेटिव घटना देखें तो उसको D9 में जाकर चेक करना चाहिए। यहाँ पे D9 है। D9 में देखिए शुक्र लग्नेश है। यहां से भी लग रहा है कि शुक्र उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसके 4th हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर शुक्र और राहु दोनों साथ। एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। D1 आपने खोला, जाके 4th हाउस में चेक कर लीजिए कि इसमें कोई ग्रह है कि नहीं। और चेक करने का एक तरीका और है, गोचर को कैसे चेक करेंगे। आज की कुंडली बना लीजिए, आज का नवमांश बना लीजिए। नवमांश में आपको कुछ नहीं, अपने नवमांश के लग्न में ले जाकर ग्रहों को एज इट इज बैठा देना है। तो आपको मिल जाएगा कि आपके 4th हाउस में कौन कौन जा रहा है। अब राहु की महादशा चल रही है, राहु बैठा है यहाँ पर 4th हाउस। 4th हाउस क्या देखते हैं, घर देखते हैं। 4th हाउस को सुख के लिए भी जोड़ा जाता है। इस बच्ची को लखनऊ के 2-3 हॉस्पिटल में दिखाया गया, तो डॉक्टरों ने सहज रूप से देखा, पहले इसके पैरों में दर्द हो रहा था, अथाह दर्द था पैरों। आप लोगों को कालपुरुष का नियम जब मैं सिखाता हूं, आप लोग देखते होंगे कि मैं राशि के बॉडी पार्ट को खूब पकड़ता हूं। मकर राशि बॉडी पार्ट में कहा जाएगी, पैर में जाएगी। शनि क्या है, पीड़ा के कारक। और अगर वो राहु के साथ मिल जाए तो पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। उस बच्ची ने पिछले 1 महीने तक लगातार एक शिकायत की, मेरे पैरों में अथाह दर्द है, और रोती रहती थी। यहाँ पर लोहिया और मेदांता में जब उसको दिखाया गया तो वो चीजें उतने अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुई। फाइनली लोहिया ने जाकर डिटेक्ट किया कि इसको ब्लड में प्रॉब्लम, और इस समय नोएडा में इसका इलाज चल रहा है। D1 में राहु यहां पर बैठा है, उच्च का है। 3rd हाउस में क्रूर ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। शुक्र मार्केश है, ये बात सही है, लेकिन ज्योतिष का एक नियम और है, अगर एक ही ग्रह दो मारक घरों के स्वामी हो जाएं तो उसके मारकत्व में प्रभाव कम हो जाता है। एग्जैक्टली राहु की दशा चल रही है, राहु दशानाथ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर लेकिन ज्यादा पीड़ा देखिए, ये पता चल रहा है यहाँ 64वें नवमांश। 64वें नवमांश में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, और इसी की महादशा में, इसी की अंतरदशा में ये घटना यहाँ पर। इस एग्जाम्पल के संबंध में किसी को न समझ में आया हो तो अनम्यूट करके आप एक बार पूछ सकते हैं। गुरुजी, जो गोचर में नवमांश का देखने के बोल रहे हैं, तो क्या मतलब जब उस हाउस में पहले चरण की डिग्री वाइज प्लैनेट गोचर कर रहा हो तो उसको हम सीधे पकड़ सकते हैं, या कोई और तरीका से? देखिए, जैसे इसका सबसे सिंपल तरीका है, एक तो नवमांश में भी गोचर करेगा कोई ग्रह, जी। जैसे नवमांश में भी गोचर करते हुए ग्रह पहुंचते रहेंगे 4th हाउस में। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि स्पेसिफिक प्रयोग अगर गोचर में करना है तो आपके 8th हाउस में जो ग्रह जाए D1 में, जी। D1 के 8th हाउस में जब कोई ग्रह जाए तो उसको आप गोचर नवमांश में गोचर करते हुए देखिए कि वो कब 4th हाउस में पहुंचता है। जी। मतलब D1 के 8th हाउस में कोई ग्रह पहुंचता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, इस समय कौन सी लग्न में है, कर्क लग्न में शनि कहाँ है, 8वें में। 8वें में। अब वो 8वें में गया है तो गोचर करते हुए वो देखिए नवमांश में कब 4th हाउस में पहुंचता उसी चीज को पकड़ने के लिए क्या हम देखेंगे कि वो जब 0 से 3 डिग्री 20 है। के हाँ हाँ, वो रेंज देखिए में होगा तो वो वो हम। वो नवमांश में पकड़ते जाइए आप, वो 4th हाउस में कब पहुंचता है।
इसको एक गहरा प्रयोग और कर सकते हैं, हर डिग्री में वो किसी न किसी के फोर्थ में नौमांश में पहुंचता जाएगा। जी जैसे हमने आपको सिखाया ना कि फोर्थ हाउस में तो किसी न किसी से रहेगा ना, आप वहां से 10th करेंगे और 10th का फोर्थ हो जाएगा। जी तो जैसे 8th हाउस में गया, 0 से 320 तक गया, तो किसी न किसी के फोर्थ में पहुंचेगा। फिर वो 320 से 640 तक जाएगा, फिर वो किसी के फोर्थ हाउस में पहुंचेगा। वो आगे होता जाएगा, किसी न किसी के फोर्थ में वो पहुंचता जाएगा। तो उस हाउस से रिलेटेड आपको पीड़ा थोड़ी बहुत होगी। जी बस इसको एज इट इज नहीं लेना है, इसके साथ और भी गुरुजी, नियमों का ये प्रयोग करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा लोगों को, आप दोबारा बताइए। लास्ट वाली ये जो घुमाते हैं ना, ये मेरे को नहीं लगता समझ में आई। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। आपको तो D1 रिपीट खोलना है नहीं, अपना। इसको आप स्लोली बताइए, कैसे आइडेंटिफाई किया आप घुमाते हैं ना, तो कैसे घुमाते हैं वो समझाइए। हाँ, देखिए, जब कोई भी ग्रह एक राशि में जाता है तो वो उस राशि में, जैसे शनि है 2.5 साल एक राशि में रहता है, लेकिन नवमांश में वो उसी राशि में रहेगा D1 में, लेकिन नवमांश में वो 9 राशियों तक यात्रा पूरी करेगा। तब जाकर वो राशि, क्योंकि नवमांश में 0 से लेकर 320 तक वो एक में रहेगा। ठीक, जैसे इस समय कुंभ राशि है। कुंभ राशि कौन से तत्व की है? वायु। तो तुला से जब आप काउंट करेंगे तो ये पहला चरण जहां आ जाएगा वो तुला में रहेगा, फिर दूसरा वृश्चिक में रहेगा, तीसरा कहाँ रहेगा? धनु में रहेगा, फिर मकर, कुंभ, मीन। तो ये आपके नवमांश में जाकर इजी प्रोसेसिंग आप लोग कभी तुरंत देख सकते हैं कि आपके D1 और D9, अभी आज का चार्ट आप बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि शनि इस समय कहां पर है नवमांश में। रवि जी एक वो भेजिए आप तुरंत अभी तुरंत का भेजिए आप D9, मैं बता देता हूँ। गुरुजी, मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ, बिकॉज मुझे डाउट लग रहा है अभी भी। तो have all of you understood? I think it's important you all understand. You see, for a minute, just keep the D9 away. D1 में देखिए, D1 में गुरुजी ने जैसे बताया 12 राशि है, और हर एक राशि में देर आर 9 पार्ट्स। 30 डिग्रीज का अगर आप 9 से डिवाइड करोगे, 3 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो एवरी राशि में ये 9 राशि सबसेक्ट्स होती है। तो जब घूमती है प्लैनेट किसी न किसी सबसेक्ट में हो, भले आप मेष में शुरू करो, इफ मेष में स्टार्टिंग सबसेक्ट मेष है, वो 0 to 3 डिग्रीज 20 में होगा, उसके बाद वृषभ होगा, उसके बाद मिथुन होगा। तो जैसे जैसे घूमता है तो किसी न किसी सबसेक्ट में होगा, यही सबसेक्ट नवंश है, जैसे गुरुजी बोल रहे हैं ना। तो व्हेन इन द D1 द planet travels 30 degrees, in the Navamsha it is traveling 9 Rashi, because all the 9 Rashis are there as subsect of each Rashi of the D1. Got it? Or I have confused you more? देखिए, ये आपका कौन सा चार्ट है? लग्न चार्ट। लग्न ये किस दिन का? आज का है। आज आज आप लोग अपनी कुंडली खोल लीजिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये मीन लग्न है। ठीक, मीन लग्न में आप लोग ध्यान दीजिए। तो मीन लग्न में एग्जैक्टली शनि यहाँ पर है। आपने रवि जी आप कर्क लग्न किया होता ना तो इन लोगों को इजी होता समझना। देखिए, अभी इसको समझते हैं। वहां पर शनि कहाँ पे था? कुंभ राशि में। लेकिन देखिए इस समय शनि कहाँ पे है? मकर राशि में। मकर एग्जैक्टली अब किसके लिए कम अच्छा होगा? यहां से 10 काउंट करना है। तुला, जिसका D9 में तुला लग्न होगा, इस समय उसके लिए शनि
पीड़ादायी होगा। कहां पे पीड़ादायी होगा? जितने लोगों का D9 में तुला लग्न, उनके लिए शनि इस समय पीड़ादायी होगा। और जैसे जैसे ये सरकता जाएगा वैसे वैसे समस्या दे। इसको और एक ग्रह से देखते हैं। जैसे राहु है, D1 में कहा बैठा है? मीन राशि में, 9th नाइन्थ हाउस में। ठीक, अब ये D9 में कहा जा रहा है? 6th हाउस। कुंभ राशि। अब D9 में इसके लिए पीड़ादायी होगा वृश्चिक लग्न। जिनका D9 में वृश्चिक लग्न होगा उनको इस समय राहु थोड़ी पीड़ा प्रदान करेगा। इसी को एज इट इज हम लगाते हैं केतु पे। केतु कहां पे है? कन्या राशि में। D9 में कहा है? सिंह राशि। ठीक, तो जिन लोगों का वृष राशि होगा उनके चौथे में कहा जाएगा? वृष लग्न। केतु उनको थोड़ा सा परेशान। लेकिन D9 में टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होता है, कुछ ही दिन का होता है। जैसे कोई ग्रह D1 में 1.5 साल 18 महीने रहता है, तो D9 में वो कम दिन रहता है। और एक चीज आपको बता दें, इसके कुछ और भी नियम है। जब कोई ग्रह तुरंत शुरू होता है वो पीड़ा दिखाता है, और वो जब खत्म होने लगता है तो पीड़ा दिखाता है। ये भी जान लीजिए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन लंबा होता है। लेकिन आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो वो 1 महीने 1.5 महीने का टाइम हो, उस पूरे टाइम को आप लोग कवर करके प्रिडिक्शन। 64वां नवमांस D1 का जो है D9 से, उसको आप हर तरह से लगा सकते। लेकिन सिंपल अंत में एक बार हम चीजों को समराइज करते हैं। आप D1 खोलिए और D9 खोलिए। D9 के 4th हाउस में जो ग्रह बैठा हो उसकी महादशा, और जो उस राशि का स्वामी हो उसकी महादशा, ये दोनों पीड़ा देंगे। शून्य का प्रयोग आप केवल करिए। अब एक बार सारे लोग अनम्यूट कर लें। तो आप लोगों को न समझ में आया हो एक तरफ से फिर पूछिए, मैं फिर से चीजों को एक बार रिपीट कर दूं, पूरा पूरा क्लास रिपीट कर दूं। अच्छा गुरु जी, आपने अभी लास्ट में जो बताया दोबारा वो चार्ट रख के आप तो एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए तो क्लैरिफाई हो जाएगी सबको। सर, ये वही चार्ट जो स्टार्टिंग में किया ना उसी में वापस बताइए। आपने ठीक लास्ट जो 2 लाइन बताई ना। है। तो रेमेडी जो होगी तो हम लोग उसके लिए, जैसे अभी ये 10th हाउस नवमांश में 10th है, तो 10th तो शनि हो गया हाँ सनी, लॉर्ड। इसको जो मंत्र देंगे वो मैं शनि का भी एग्जैक्टली देंगे, मैं शुक्र मैं का भी मैं देंगे। मैं इस एग्जांपल पे पूरा रिपीट कर देता हूँ एक तरफ से। आप ठीक। लोग सिंपल सुनिए। हमने किसी का चार्ट खोला, D1 सामने आया। ठीक, फिर हमने जाकर उसी के बगल D9 होता है। आप एस्ट्रोसेज खोलेंगे उसी के बगल D9 होता है। D9 देखेंगे, D9 के 4th हाउस में शुक्र, चंद्रमा और राहु। ठीक, आप जाकर महादशा चेक करेंगे। महादशा में आपने पाया कि इस समय राहु की दशा चल रही है। अच्छा, D9 के 4th हाउस बैठा तो पीड़ा देगा। फिर शुक्र है, अच्छा शुक्र भी इसी में बैठा, ये तो ज्यादा पीड़ा की स्थिति बन रही है। D1 में भी मार्केस है। ठीक है, D1 में भी मार्केस की स्थिति बन रही है। अब ये तीनों कंडीशन, ये प्रोसेसिंग दिख रहा है, ये 64वें नवमांश में 2 ग्रह हैं और साथ में वो मार्केस है। एग्जैक्टली ये दिक्कत 64वें नवमांश में आ रही है। सिंपल, कुछ भी नहीं। D1 खोलिए, D9। और अगर इसी को गोचर की दृष्टि से जाना है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहां पर शनि बैठा है। आज के गोचर का नवमांश खोलिए। जब वो शनि यहां पहुंच जाए, अर्थात यहाँ पे, यहाँ ये रखना यहाँ पे है, नवमांश में यहाँ चेक करना।
जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो गोचर में वो पीड़ा देने वाला, और इसमें बैठे ग्रह भी पीड़ा देंगे और शनि की महादशा भी जातक को पीड़ा प्रदान करेगी। ये 3-4 अवस्थाएं हैं गोचर को D64 को चेक करने की। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? हाँ, अब रेमेडी रेमेडी की बात करें। 64वें नवमांश में राहु है, राहु की महादशा है, तो हमको राहु की रेमेडी देनी चाहिए। साथ में शुक्र है, शुक्र की भी यहाँ पर हमको रेमेडी देनी चाहिए। 2-3 तरीके से रेमेडी दी जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर शुक्र मार्केश है, तो शुक्र का दान करा सकते हैं। राहु को मंत्रों के द्वारा या दान के द्वारा आसानी से खुश किया जा सकता है, तो आप दान या मंत्रों के माध्यम से भी इसको ठीक कर सकते हैं। अभी अभी कोई कंफ्यूजन? ये लास्ट वाले में बताइए, पीछे सब छोड़ दीजिए कि हमने कैसे उसको डिवाइड किया, कुछ नहीं, सिंपल। D1 खोलिए, D9 में जाइए, 4th हाउस में देखिए कोई ग्रह बैठा, उसकी राशि का स्वामी, बस इतने में ही आप प्रयोग करेंगे तब भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, आपने बार बार वर्ड यूज किया गोचर गोचर गोचर, तो D1 तो लग्न का हो गया, उसके बाद ट्रांजिट में तो प्लैनेट्स चेंज हुए रहेंगे, तो वो एग्जांपल दिखा सकते हैं आप? एक D1 वाला दिखाइए, फिर वो ट्रांजिट वाला दिखाइए, और फिर वो नवमांश वाला दिखाइए, ताकि अभी जो लग्न में जो बैठा है वो प्लैनेट्स तो घूम ही रहे हैं ना। ये एग्जाम्पल हमने अभी आपको शेयर किया, अभी लास्ट वाला। वो तो नीचे चंद्र राशि दिख रही थी मुझे, तो कि वो ट्रांजिट वाला था। एग्जैक्टली ये देखिए, ये आपका अभी जस्ट मैंने यूज किया है। ये ये देखिए, ये D1 है, हम्म। ठीक। ये हम्म। आज का है, आज का गोचर है, ठीक। अच्छा, ओके। हाँ, अब ये कर्क लग्न है, शनि हाँ। यहां पर बैठा है, ठीक। अब यही शनि D9 में चला जा रहा है, कहां पे? मकर राशि में। अब यही शनि पीछे जब इनके लिए क्या था, धनु में पहुंचता तो इनको पीड़ा दिया होगा। ठीक है। एग्जैक्टली, ठीक। फिर से रिपीट करता हूं, शनि जब किसी के लग्न चार्ट में, देखिए लग्न है, लग्न चार्ट के 8th हाउस में आएगा, फिर वो गोचर करता हुआ आगे बढ़ेगा, यहीं से आगे बढ़ेगा, तब वो क्रमशः यहां तक पहुंचेगा। तो जिसके 4th हाउस में ये राशियां आएंगी, इसमें से कोई, और यहां पर शनि होगा, तो उनको शनि की पीड़ा देखनी। यानी 11th से 4th हाउस, सॉरी 8th से 4th हाउस देखना पड़ेगा मुझे। 8 से नहीं मैम, D1 के D1 के 8th हाउस में कोई ग्रह आएगा, वो D9 के जब 4th हाउस में हाँ, पहुंचेगा तब। वो क्लियर हो गया अभी बस आप। उतना ही, हाँ, उससे अलावा और कुछ नहीं सोचना है आप। ठीक है। लास्ट में मैं, मुद्राक जी आपको कुछ ना समझ में आया तो एक बार क्लियर करें। विनीत जी, क्यों जी? तो गुरु जी, अभी गुरुजी जैसे आप वो फिफ्थ फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट, मतलब नवमांश के फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है शनि, तो वो सेकंड हाउस के लिए 64वां का प्रभाव देगा, एग्जैक्टली, है ना? आप जो ओके। दूसरा एक ट्रिक बताया उसको। हाँ हाँ। दूसरा। देखिए वो तो बहुत ज्यादा टफ है और थोड़ा सा हायर एजुकेशन वालों के लिए है, तो मैं यहाँ पे लास्ट तक जाते जाते चाह रहा हूँ कि सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। जिसको ज्यादा समझ है उसको बहुत मिल जाए, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा उसको इतना मिल जाए कि D1 खोले, D9 खोले, 4th हाउस में जाए, जो ग्रह बैठे हैं उनकी महादशा अंतरदशा, या वो आपको थोड़ी पीड़ा देगी। तो जो रवि जी ने जो क्वेश्चन पूछा, जो नवमांश में 4th से 10th हाउस में भी उसको भी पीड़ा मिलेगी, राइट? जिसके भी घर में कोई भी नवमांश में बैठा हुआ है, वो अपने से 10वें रिपीट करके हाँ। जाएंगे, चौथे हाँ, वो उसको पीड़ा देगा। देंगे। ओके, ठीक नहीं है। कर, सिंपल। ओके, चलो। चलिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आप लोगों को, ये हमारे YouTube चैनल पे भी ये वीडियो आपको उपलब्ध होगी, और वहां पर आप गुरुजी लोग इसको। एक बार आप वो दो चार्ट वापस डालिए।
मुझे कोई पार्टिसिपेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहा है, मुझे वही उसी बात की दिक्कत हो रही है। सर को थोड़ा सा टफ है तो नहीं नहीं, वही वही जितना सिंपल कर सके हम करेंगे। आप एक बार डालिए वो, मैं वो जो दो चार्ट वाली D1 D9 वाली वो डालिए, तो कहीं ना कहीं वो बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी, फिर लोगों में अच्छी आ जाएगी। नहीं ये नहीं, ये तो आज वाली है ना, ये नहीं। D1 D9 वाली तो साथ में भर रखा था ना आपने। वो बच्चे की शायद पूछ रहे हैं। हाँ वही वही वो चलेगा, एग्जाम्पल के लिए वो चल जाएगा। ये चार्ट। हाँ एक मिनट, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना। इसमें सी आई थिंक, लेट मी से इन इंग्लिश सो दैट इट्स इजियर फॉर मी। जैसे गुरुजी ने बताया है कि जब आप अपनी कुंडली खोलोगे तो आपको D1 इज योर लग्न चार्ट और D9 इज योर नवंश चार्ट। ये तो यहाँ तक तो सबको पता है। आपको जो देखना है नवंश चार्ट में, फोर्थ हाउस जो है, अभी इसमें फोर्थ हाउस कौन सा है? मकर। ओके, मकर का स्वामी कौन है? ये गुरुजी शनि शनि बोल रहे हैं ना, वो क्यों शनि बोल रहे हैं? whichever is the lord of the fourth house in Navamsha, उसकी दशा देखनी है। Normally you look for slow moving planets because fast moving planets तो हर 1.5 महीने में घूमती रहती है, so you don't focus on fast moving। slow moving जो आती है शनि राहु केतु and maybe to a lesser extent Jupiter। अभी अभी यहाँ पे शनि इज द लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस, मकर। ओके तो अच्छा, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज जब शनि आपके लग्न के जो, अब यहाँ पे देखिए 8th हाउस कौन सी है? 64th नवंश इज इन द 8th हाउस, दैट यू अंडरस्टूड। बिकॉज हर राशि को 9 से डिवाइड किया जाता है, 9 7 63, तो 63 नवंश एंड 7th house. So 8th house begins with the 64th Navamsha. That is why it's the beginning of the 8th house. तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके तो 64 से लेके 72 तक 8th हाउस में नवंश है। एवरी राशि हैज गॉट 9 नवंश, रिमेंबर दैट। ओके एवरी राशि इज 30, that 30 degrees is divided into 9 parts. Each part is of 3 degrees and 20 minutes. Okay, so actually what Guruji, why by this Navamsha what we are trying to say, ये जो lord of the 4th house in Navamsha which is Shani in this case, when Shani goes over your D1 का जो 8th house, that is when Shani goes up, 8th house कौन सा है? It is your वृश्चिक। okay, स्कॉर्पियो। जब शनि स्कॉर्पियो के ऊपर आता है in your, because Shani moves around what, one complete circle in 30 years. Okay, so each Rashi it takes 2.5 years, and in each Rashi there are 9 Navamsha. So average in each Navamsha it will travel say about 3 odd months. So 9 into 3, maybe say exactly it is 2.5 is what? How many? 80, 12, 12, 24, 24 plus 6 is 30. So 30 divided by 9, so roughly about you can say 3.5 months in each Navamsha. So यहाँ पे जो शनि when it travels through this entire 8th house, it will take 2.5 years. So each Navamsha में it will take about say 3.5 months. तो अच्छा ये this Navamsha, the starting of this Navamsha in the 8th house is with the Lagna of this Navamsha chart, that is 7. So यहाँ पे 64th Navamsha will be, the starting will be with Tula, and then it goes around this 9 houses. तो जब भी ये 10th यानी इसमें आएगा, उसके ऊपर आएगा exactly, that is the 64th Navamsha. That is what he is trying to tell you. It starts the 8th house, first Navamsha is Tula, and it goes around. So here when it comes exactly over the 10th in Navamsha, your 64, that particular 3.5 months will be bad. चलिए It is यूट्यूब पे not that, yeah, देख लीजिए। यूट्यूब ये यूट्यूब पे वीडियो होगा तो जो इंग्लिश लिसनर होंगे उनके लिए भी शंकर सर की ये बातें इजी रहेंगी। ठीक है, और मैं इसको बकायदे यूट्यूब पे डालूंगा तो वहां पे लिख दूंगा। और आप लोग, सबसे पहली चीज है कि सर ने बताया कि सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। D1 खोलिए, D9 खोलिए, D9 के 4th हाउस में जाइए और वहां पर देखिए किसकी राशि है, कौन बैठा हुआ है, उसकी महादशा क्या आ रही है।
D9 को भी ऐसे देख सकते हैं, गोचर में ले जाकर, जैसे D1 और D9 का गोचर। इसको निकालने में कुछ नहीं करना है। आज का D1 ढूंढिए, आपकी लग्न होनी चाहिए, 24 घंटे में आपकी लग्न आएगी। और आज का ही नवमांश भी लग्न में आपका 24 घंटे में आएगा, उसको ले लीजिए। उसके 4th हाउस में जो ग्रह जा रहे हैं वो इस समय आपके 64वें नवमांश। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमने ट्रिक बताई कि जहां पे भी कोई ग्रह बैठा होगा वो किसी न किसी से 4th होगा, तो उससे रिलेटेड वो थोड़ी पीड़ा। ठीक है, इतना। शंकर सर, इसको रिपीट कर देंगे एक बार, तब क्लास को मैं आगे बढ़ा। नहीं, वो तो रिपीट मैंने तो बताया, वो ठीक है, लेकिन किसी को क्वेश्चंस है क्या? वो सवाल है अभी, यानी अभी क्वेश्चन टाइम है, किसी को पूछना है पूछ लीजिएगा। अपने आप को अनम्यूट करके पूछिएगा जो भी पूछना है। अभी शायद किसी को क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अगले वेबिनार में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग आए, अच्छा लगा। और धन्यवाद। श्री राधे। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।